नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 1 फरवरी 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 4 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, 2 हिंदू से, बाकी 2 एक्स्ट्रा 2 न्यूज़पेपर से। सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे रशिया के द्वारा यूक्रेन के ऊपर हमला किए जाने की संभावना से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट ओआरएफ का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडिया रशिया रिलेशंस से संबंधित। तीसरा आर्टिकल हम यहाँ पे छोटा सा डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने जो महत्वपूर्ण केसेस पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट उन पर सुनवाई नहीं कर रहा है, इस इश्यू से संबंधित है। लास्ट में सोशल ऑडिटिंग का एक टॉपिक हम रिवाइज करेंगे और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एथिक्स का एक छोटा सा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये अब्राहम लिंकन की एक स्टेटमेंट है, नियरली ऑल मैन कैन स्टैंड एडवर्सिटी बट इफ यू वांट टू टेस्ट ए मैन्स कैरेक्टर गिव हिम पावर। इसका मतलब ये है ऑलमोस्ट सभी जो लोग हैं एडवर्सिटी यानी बुरी सिचुएशन का सामना कर सकते हैं, बट अगर आप किसी मैन के किसी पर्सन के कैरेक्टर को टेस्ट करना चाहते हो तो उसको पावर दे के देखो। ये बात अब्राहम लिंकन ने बोली थी और आपको बताना है इस स्टेटमेंट से आप क्या समझते हो प्रेजेंट कंटेक्स्ट में। देखो, इस स्टेटमेंट की सहायता से लिंकन ये बोलना चाहते हैं कि मैन के कैरेक्टर का असली टेस्ट तब होता है जब आप उस मैन को पावर देते हो, उस मैन के पास अथॉरिटी आती है। अदरवाइज तो देखो, हर एक पर्सन के पास में कुछ ना कुछ गुण तो होते हैं जिसकी सहायता से वो विपरीत परिस्थितियों का सामना कर सकता है, बट असली कैरेक्टर की पहचान तब होती है जब पावर और अथॉरिटी मिलने के बावजूद वो मैन जो है लालच, टायरनी, इन सब चीज़ों से दूर रहता है। देखो, इस स्टेटमेंट की सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा है। आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल कुछ कैंडिडेट्स जब सिविल सर्वेंट बन जाते हैं तो उसके बाद वो इस प्रकार से बिहेव करते हैं जैसे पैसा उनके लिए सब कुछ है। जो प्रिविलेजेस मिलती हैं एक सिविल सर्वेंट को काम करने के लिए, अपनी ड्यूटी निभाने के लिए, उस प्रिविलेजेस को एंड मान के वो सिविल सर्वेंट काम करने लगता है। गरीबों के प्रति जो कंपैशन है वो खत्म हो जाता है। तो मतलब वो पर्सन जो है, जो सिविल सर्वेंट बना, वो कैंडिडेट जो सिविल सर्वेंट बना, वो पावर मिलने के बाद लालच, टायरनी, इन सब चीज़ों से दूर नहीं रह सका। मतलब उस कैंडिडेट का जो करेक्टर है वो स्ट्रॉन्ग नहीं था। जबकि इसके विपरीत काफ़ी सारे लोग आपने देखे होंगे, जैसे प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम या फिर बड़े बड़े एक्टर फॉर एग्जांपल रजनीकांत। इतना पैसा मिलने के बावजूद, इतनी फेम मिलने के बावजूद इन लोगों ने, ये लोग बहुत ही ज़्यादा हम्बल रहे, लालच से दूर रहे, बिल्कुल साधारण जीवन, जैसे कलाम साहब की बात आप कर सकते हो। तो इससे पता लगता है कि कलाम साहब का जो करेक्टर है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो किस प्रकार से अपनी वैल्यूज़ को सहेज के रख सके। इवन देखो, ये गवर्नेंस के एस्पेक्ट से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एग्जांपल दे सकते हो अन्ना हजारे मूवमेंट का, या फिर सीधा सीधा पॉलिटिकल एग्जांपल नहीं देना चाहिए। आप लिख सकते हो कि कई बार कुछ लोग शुरुआत में तो हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं या फिर मंत्री बन जाते हैं, लेकिन बाद में एक बार पावर उनके पास में आती है तो उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं। वो उस पावर और अथॉरिटी की सहायता से अपने सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट करने लगते हैं। उनका करेक्टर पता लगता है कि इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, लेकिन बात सिर्फ यहाँ पे इंडिविजुअल की नहीं है, इससे पूरी गवर्नेंस प्रभावित होती है। जैसे देखो, चुना गया था आपको सोसाइटी के लिए काम करने के लिए, बट आपकी जो करेक्टर है वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, लालच के सामने आपने घुटने टेक दिए तो आप करप्शन करने लगे। करप्शन होगा तो नुकसान किसको होगा? सोसाइटी को होगा। नुकसान किसको होगा? गरीब लोगों को होगा। तो इस वजह से खास करके वो लोग जिनके पास में पावर होती है, अथॉरिटी होती है, उनका करेक्टर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और वो कैसे हो सकता है? देखो, ग्रेट लीडर्स जो हैं जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, इनसे सीखने की आवश्यकता है। लास्ट में आप कंक्लूजन में लिख सकते हो कि समहाउ सोसाइटी ऐसे लोगों की वजह से सफ़र करती है जिनके पास पावर और अथॉरिटी आने के बाद वो लालच, इन सब के सामने घुटने टेक देते हैं और अपने सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट करने लगते हैं। मतलब इस प्रकार की लाइन आप लिख सकते हो कंक्लूजन में। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल रशिया के द्वारा यूक्रेन के ऊपर हमला किए जाने की संभावना से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट आपको पता है, आप ये मैप देखिए, ये यूक्रेन और रशिया का बॉर्डर है और रशिया में देखो यूक्रेन के साथ लगते बॉर्डर पर ऑलमोस्ट रशिया की 1 लाख ट्रूप्स तैनात हैं और संभावना ये है कि रशिया जो है जल्द ही यूक्रेन के ऊपर अटैक कर सकता है। इस वजह से
यूएसए और रशिया के बीच काफ़ी सारी डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज़ हुई हैं पिछले कुछ दिनों में, क्योंकि यूएसए चाहता है रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक ना करे। अब क्वेश्चन आपके मन में यह भी आया होगा कि रशिया आखिरकार यूक्रेन के ऊपर अटैक करना क्यों चाहता है। देखो, इसका रीज़न ये है, रशिया को ये लगता है यूक्रेन और जॉर्जिया ये जल्द ही नाटो के मेंबर्स बन सकते हैं, और अगर ये नाटो के मेंबर्स बन गए तो उसके बाद रशिया कुछ नहीं कर सकेगा। नाटो का निर्माण हुआ था 1949 में यूएसएसआर के एक्सपेंशन को रोकने के लिए। नाटो में यह होता है, अगर नाटो के किसी भी सदस्य के ऊपर हमला होता है तो वो सभी सदस्यों के ऊपर हमला माना जाता है और सभी सदस्य मिलके उस हमले का जवाब देते हैं। तो एक बार यूक्रेन नाटो का मेंबर अगर बन गया तो फिर रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला करता है तो नाटो के सभी सदस्य इसका जवाब देंगे, यानी रशिया के ऊपर अटैक करेंगे, रिटालिएट करेंगे। इसलिए रशिया को यह लगता है कि अभी यूएसए का ज्यादा ध्यान चूंकि चाइना की तरफ है, तो इस सिचुएशन का फायदा उठाया जा सकता है यूएसए को मजबूर करने के लिए कि वो नाटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ना करे। थोड़ा सा मैं आपको यहां पे डिटेल में बताना चाहूंगा। देखो, इस मैप में जो सारे मेंबर्स हैं ना, ये पहले यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे, ये देखो। लेकिन 1990-91 में आपको पता है यूएसएसआर 15 के आसपास टुकड़ों में बंट गया और ये सारे जो टुकड़े हैं ये अलग अलग हो गए, अलग अलग देश बन गए। अब पहले देखो, शुरू में नाटो बना था ना, नाटो में यूरोप के वेस्टर्न कंट्रीज हुआ करते थे, मतलब अभी भी हैं वो, जैसे जर्मनी, फ्रांस। ये जो ईस्ट यूरोप के कंट्रीज है ना, ये सारे, ये तो जैसे मैंने आपको बताया ये यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे। लेकिन अब इनमें से कुछ सदस्य नाटो का, इनमें से कुछ जो देश हैं वो नाटो का भी मेंबर बन गए हैं। तो इससे रशिया को यह लगता है कि इससे तो हमारी जो सिक्योरिटी है वो भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। कैसे? मैं आपको देखो सिंपल एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए चाइना के साथ हमारी दुश्मनी है। अब चाइना देखो, इंडिया और नेपाल का बॉर्डर जो है, उस बॉर्डर पर नेपाल की साइड अगर अपने एयरक्राफ्ट तैनात कर दे, मिसाइल्स तैनात कर दे, तो जाहिर तौर पर इंडिया की सिक्योरिटी तो कॉम्प्रोमाइज हो गई ना। इंडिया को बुरा लगेगा कि अरे भैया क्या कर रहे हो। इंडिया नेपाल को बोलेगा कि तुमने चाइना के एयरक्राफ्ट हमारे बॉर्डर पे तैनात कर दिए हैं, इससे तो हमारी सिक्योरिटी को खतरा है। वही रशिया को लगता है। रशिया को यह लगता है चूंकि यूक्रेन और जॉर्जिया के साथ हमारा बॉर्डर लगता है, ये जॉर्जिया है, देखो ये जॉर्जिया है और यूक्रेन ऊपर दिखाता हूं आपको, ये यूक्रेन है। तो रशिया को लगता है कि अगर नाटो के विमान, नाटो की मिसाइल्स यहां पर तैनात हो गई तो कल को तो देखो नाटो रशिया के ऊपर आसानी से हमला कर सकता है। इसीलिए रशिया चाहता है कि यूएसए जो है वो नाटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ना करे और यूक्रेन और जॉर्जिया इनको तो कतई नाटो में ना ले यूएसए। ये रशिया की डिमांड्स हैं। इसके बाद देखो थोड़ा सा हम इतिहास में जाते हैं। सबसे पहले देखो, जॉर्जिया और यूक्रेन को नाटो की मेंबरशिप देने का जो ऑफर है ये 2008 में आया था। उसके बाद से ही रशिया इसका विरोध कर रहा है। जॉर्जिया पर प्रेशर डालने के लिए 2008 में क्या हुआ, रशिया और जॉर्जिया के बीच एक युद्ध हुआ। युद्ध में देखो जॉर्जिया के ये दो जो प्रोविंस है ना, यहां पर देखिए इस मैप में, अब अब्काजिया और यहां पे है साउथ ओसेशिया। इनको ना रशिया ने 2008 के एक युद्ध में जॉर्जिया से अलग कर दिया। जॉर्जिया ये कहता है ये हमारे प्रोविंस हैं, बट अब चूंकि ये यहां पर रशिया की मिलिट्री तैनात है इन दोनों प्रोविंसेस में, रशिया कहता है ये इंडिपेंडेंट हैं, ये जॉर्जिया का पार्ट नहीं है। क्योंकि देखो यहां पर रशियन बोलने वाले लोग थे, तो इस वजह से रशिया ने जो कुछ किया उसका इन प्रोविंस में ज्यादा विरोध नहीं हुआ। तो आज कुछ ही देश हैं, 6-7 से देश होंगे छोटे छोटे बिल्कुल, जिनकी कोई वर्ल्ड में ज़्यादा सिग्निफिकेंस है नहीं, जैसे सीरिया और निकारागुआ, ऐसे ऐसे देश हैं जिन्होंने इनको रिकॉग्नाइज किया है। अदरवाइज ज़्यादातर देश यही मानते हैं ये जॉर्जिया का ही पार्ट है, ये अलग से देश नहीं है। उसके बाद यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए रशिया ने क्या किया, 2014 में क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। आप ये मैप देखिए, ये जो क्रीमिया है ना, ये पहले यूक्रेन का पार्ट हुआ करता था। 2014 में रशिया ने यहां पे अपनी आर्मी भेजी, इस पर कब्जा कर लिया क्रीमिया पर, और रेफरेंडम भी करवाया। चूंकि यहां पर रशियन बोलने वाले लोग हैं, रेफरेंडम में 94% लोगों ने कहा कि हाँ हम रशिया के साथ जाना पसंद करेंगे। तो रशिया ने यह किया 2014 में। अब रशिया एक और चीज कर रहा है, क्या, मैं आपको बताता हूं।
यूक्रेन के दो प्रोविंस हैं, एक तो देखो डोनेट्स्क, यहां पर देखो, एक है लुहांस्क। ये यूक्रेन के जो दो प्रोविंस है ना, ये अभी रशिया के द्वारा सपोर्टेड जो रिबल ग्रुप्स है ना, उनका यहां पे कंट्रोल है। जैसे देखो, आपको एग्जांपल दूं, चाइना मान लीजिए, पाकिस्तान मान लीजिए, इंडिया में रिबल ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, आपको पता है ना। हमारे जम्मू एंड कश्मीर में पाकिस्तान आतंकवादियों को सपोर्ट करता है। उसी प्रकार से इन प्रोविंसेस में डोनेट्स्क एंड लुहांस्क, ये यूक्रेन में है फिलहाल, लेकिन यहां पे रिबल ग्रुप्स को सपोर्ट किया जाता है रशिया के द्वारा, और अभी यहां पर सेपरेटिस्ट का कब्जा है इस एरिया में। ये सब रशिया इसलिए कर रहा है ताकि यूक्रेन के ऊपर प्रेशर डाला जा सके कि यूक्रेन जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ मत जाए, नाटो का पार्ट मत बने। लेकिन इसके बावजूद यूक्रेन का जो टिल्ट है वो देखो वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ, मतलब यूक्रेन का जो झुकाव है वो वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ जारी रहा। तो इस वजह से रशिया ने अभी अपनी ट्रूप्स तैनात कर दी हैं यूक्रेन के साथ लगते बॉर्डर के नजदीक, ताकि यूक्रेन पे और ज्यादा प्रेशर डाला जा सके, और फिर भी नहीं यूक्रेन मानता है तो इवन अटैक किया जा सके यूक्रेन के ऊपर। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है, वेस्टर्न कंट्रीज क्या करेंगे जब रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक करता है? बाइडेन ने तो कह दिया कि फरवरी में पुतिन आदेश दे सकते हैं यूक्रेन के ऊपर अटैक का। इसके अलावा भी अगर आप देखोगे, कुछ दूसरे देशों से संबंधित मामलों में भी रशिया ने अपने आप को काफी असर्ट किया है। जैसे देखो, बेलारूस में इंस्टेबिलिटी है, उस इंस्टेबिलिटी पर लगाम लगाने के लिए रशिया ने बेलारूस को सपोर्ट किया। और हाल फिलहाल में तो आपको पता है कजाकिस्तान का मामला आया, कजाकिस्तान में इमरजेंसी लगी, इतना ज़्यादा वायलेंस हुआ। चूंकि कजाकिस्तान रशिया के साथ CSTO ट्रीटी में है, तो इस वजह से रशिया ने भी अपनी ट्रूप्स भेजी कजाकिस्तान में शांति इस्टेब्लिश करने के लिए। रशिया के साथ एक और देश की ट्रीटी थी, आर्मीनिया का अजरबैजान के साथ युद्ध हुआ नगोर्नो काराबख प्रोविंस को लेके, उसमें भी रशिया ने एक प्रकार से मीडिएशन करवाने की कोशिश की। ये सारे एग्जाम्पल्स हमें संकेत देते हैं पुतिन जो हैं वो देखो ये चाहते हैं जैसी इज्जत USSR की हुआ करती थी कोल्ड वॉर के दौरान, रशिया की भी वैसी ही इज्जत होनी चाहिए। जितनी पावर USSR असर्ट किया करता था कोल्ड वॉर के दौरान, उतनी ही पावर्स, उतना ही इन्फ्लुएंस रशिया के पास होना चाहिए, ये पुतिन को लगता है। सिंपल भाषा में बोले तो पुतिन जो है वो USSR के दौरान, USSR के समय जो ग्लोरी हुआ करती थी USSR की, रशिया की भी वही ग्लोरी रिस्टोर करना चाहते हैं। अगर बात करें USA की, देखो जब ट्रंप राष्ट्रपति थे ना, तो ट्रंप तो आपको पता है क्या बोला करते थे, वो बोला करते थे नाटो किसी काम की नहीं है, नाटो तो USA के ऊपर बस फाइनेंशियल बर्डन डालती है, नाटो के जो मेंबर कंट्रीज हैं वो तो खुद तो कोई खर्चा करते नहीं है। ये सारी बातें ट्रंप बोला करते थे। मतलब ट्रंप के कार्यकाल में नाटो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बिल्कुल ठंडे बस्ते में चली गई थी। लेकिन अब बाइडन राष्ट्रपति बन गए हैं, तो बाइडन तो देखो अपने पुराने अलायंसेस को फिर से मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। और रशिया ने जो कुछ अभी किया है, यूक्रेन बॉर्डर पर अपनी ट्रूप्स तैनात की हैं, आप सिंपल भाषा में यूं कह सकते हो, नाटो ऑर्गेनाइजेशन जो पहले ठंडे बस्ते में पड़ी थी ना, उसको एक नई लाइफ मिल गई है। पहले तो नाटो को कोई पूछने वाला था नहीं, लेकिन अब एकदम से संभावना पैदा हो गई है कि रशिया जो है वो यूक्रेन के ऊपर अटैक करेगा। तो नाटो ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंस जो है वो फिर से महसूस की जा रही है कुछ देशों के द्वारा, इंक्लूडिंग USA और कुछ जो नाटो के दूसरे मेंबर कंट्रीज हैं। लेकिन देखो, राइटर ये बोलना चाहते हैं अभी जो युद्ध है वो ना तो USA के हित में है ना ही रशिया के हित में है। ऐसा क्यों? देखो, अगर रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक करता है तो रशिया को फायदे के बजाय नुकसान ज्यादा होगा। बस प्रेशर अगर डाल रहा है रशिया को तो रशिया को फायदा हो रहा है, अगर एक बार अटैक कर दिया फिर तो ज्यादा नुकसान होगा। नुकसान देखो इसलिए होगा, USA ने तो ऑलरेडी धमकी दे दी है कि अगर रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक करता है तो इतने जबरदस्त सैंक्शंस हम लगाएंगे रशिया के ऊपर, रशिया की जो इकोनॉमी है बिल्कुल आप कह सकते हो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगी। ये रशिया नहीं चाहता। ऐसी सिचुएशन में रशिया की जो इंपॉर्टेंस है वो चाइना के ऊपर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसी सिचुएशन में चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो सेंट्रल एशिया में और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। आप बोलोगे अरे चाइना तो रशिया का दोस्त है ना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो, इंटरनेशनल रिलेशंस में ना दोस्ती, यारी, दुश्मनी ये सब टेम्परेरी होता है। बेशक आज रशिया को चाइना की जरूरत है क्योंकि दोनों का दुश्मन है USA, बट
रशिया ये कभी नहीं चाहेगा कि चाइना एक लेवल से ज्यादा मजबूत हो जाए और वो देश जैसे सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो पहले यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे, यहां पर रशिया का इन्फ्लुएंस है। रशिया थोड़ी ना चाहेगा चाइना का इन्फ्लुएंस यहां पे हो जाए और हमारा इन्फ्लुएंस खत्म हो जाए, समझ रहे हो ना। तो अगर यूक्रेन के ऊपर रशिया अटैक करता है ना, तो यूएसए का ध्यान चाइना के बजाय फिर से यूरोप पे आ जाएगा और फिर से सैंक्शंस और ज्यादा लग जाएंगे रशिया के ऊपर, चाइना और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। ये रशिया के हित में नहीं है, इसलिए रशिया नहीं चाहता कि हम अटैक करें। रशिया मेनली प्रेशर की स्ट्रेटेजी खेलना चाहता है कि थोड़ा थोड़ा प्रेशर डाला जाए वेस्टर्न कंट्रीज पर, वो टेबल पर आए, वो हमारी डिमांड्स को समझें, वो हमारी डिमांड्स को एड्रेस करें। ये है पुतिन की स्ट्रेटेजी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया रशिया के द्वारा यूक्रेन के ऊपर हमले किए जाने की संभावना से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो इंडिया रशिया रिलेशंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो ये जो आर्टिकल है ना वो ओआरएफ का आर्टिकल है और इसमें ना इंडिया रशिया रिलेशंस के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोली गई हैं। एनालिसिस टाइप का नहीं है कि मतलब ऐसा भी डिस्कस किया गया हो इंडिया रशिया रिलेशंस में चैलेंजेस क्या हैं, नहीं, लेकिन जो पॉइंट्स हैं वो आंसर्स में यूज होंगे, इसलिए जल्दी से उन पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो 2014 जुलाई में ब्रिक्स समिट के दौरान पहली बार जब प्रधानमंत्री मोदी और रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने मुलाकात की थी ना, तो उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात कही थी, आप इंडिया में किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए इंडिया का ग्रेटेस्ट फ्रेंड कौन है, तो आंसर होगा रशिया। इसके बाद आपने हाल फिलहाल में देखा दिसंबर 2021 में पुतिन इंडिया रशिया एनुअल समिट अटेंड करने के लिए भारत की यात्रा पर आए, जबकि उससे पहले उन्होंने G20 में जाने से मना कर दिया था। इवन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 26वीं जो मीटिंग हुई उसमें भी वो नहीं गए, लेकिन वो भारत में आए। तो ये एक रिफ्लेक्शन है इंडिया और रशिया के रिलेशंस मजबूत होने का। अब थोड़ा इतिहास डिस्कस किया जाता है। इसके बाद 1950s में उस समय यूएसएसआर हुआ करता था। यूएसएसआर ने इंडिया की काफ़ी मदद की क्योंकि इंडिया नया नया आज़ाद हुआ था। इंडिया की इकोनॉमी को उस समय मजबूत बनाने में यूएसएसआर ने मदद की। इंडिया को हथियार प्रोवाइड किए, यानी मिलिट्री कोऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा था। फूड एड प्रोवाइड की, स्टील प्लांट्स इस्टेब्लिश करने में मदद की, ट्रेड डेलीगेशंस आए इंडिया में, एग्रीकल्चर एक्सपर्टीज इंडिया को प्रोवाइड की। इसके अलावा 1971 में दोनों के बीच में फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुई और इस फ्रेंडशिप ट्रीटी का 1971 के युद्ध जीतने में बड़ा रोल रहा। इसके बाद 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, यूएसएसआर 15 टुकड़ों में बट गया। तो यूएसएसआर की लिगेसी को इनहेरिट किया गया रशिया के द्वारा। रशियन फेडरेशन ने देखो इंडिया के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट को सपोर्ट किया। एनएसजी में इंडिया की मेंबरशिप को रशियन फेडरेशन ने सपोर्ट किया। आज इंडिया रशिया के साथ काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस में है, जैसे ब्रिक्स, एससीओ और आरआईसी मतलब रशिया, इंडिया, चाइना। इवन रशिया की सिंपथी है इस बात को लेकर कि इंडिया जो है वो टेररिज्म का एक विक्टिम है। जब इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 के तहत स्पेशल स्टेटस को रिवोक किया, इस मुद्दे पर भी रशिया ने इंडिया का साथ दिया। वैसे देखो कुछ एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि आज के समय में इंडिया जो है वो यूएसए के साथ ज्यादा खड़ा दिखाई देता है। खास करके देखो 2006 में जब सिविल न्यूक्लियर डील इंडिया की साइन हुई यूएसए के साथ, तो कुछ लोग ये कहने लगे कि अब इंडिया रशिया को छोड़ देगा और यूएसए के साथ जाएगा। बट देखो ऐसा होता दिखाई नहीं दिया है। बेशक इंडिया की जो दोस्ती है वो यूएसए के साथ मजबूत हुई है, बट रशिया के साथ रिलेशंस को इंडिया ने सेक्रीफाइस नहीं किया है। आज भी इंडिया रशिया के साथ डिफेंस कोऑपरेशन कर रहा है बड़े लेवल पर। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम हम रशिया से परचेज कर रहे हैं। यूएसए की धमकी के बावजूद, यूएसए ने धमकी दी थी रशिया, ईरान, इनसे अगर कोई हथियार परचेज करेगा या फिर दूसरी प्रकार के डिफेंस कोऑपरेशन रखेगा तो हम उसके खिलाफ सैंक्शंस लगा सकते हैं। तो यूएसए की सैंक्शंस की धमकी के बावजूद इंडिया रशिया से S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम परचेज कर रहा है। तो ये सबूत है कि इंडिया रशिया के साथ बेहतर रिलेशंस मेंटेन करके रखना चाहता है। 2019 में देखो प्रधानमंत्री मोदी गए थे रशिया की यात्रा पर और उन्होंने रशिया के ईस्ट में एक जगह है व्लादिवोस्तोक, आप एक बार ये मैप देख लीजिए, यहां पर ईस्ट में है व्लादिवोस्तोक। यहां पर एक्ट फार ईस्ट पॉलिसी अनाउंस की थी और एक मैरीटाइम रूट को लेके भी एग्रीमेंट साइन किया था रशिया के साथ। ये देखो, ये है प्रपोज्ड चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम रूट।
समझ गए? मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। ये चेन्नई पोर्ट है ना, यहाँ पे ये पूरा रूट जो है ये है चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम रूट। अगर ये रूट बन गया तो इंडिया रशिया के बीच में ट्रेड रिलेशंस और ज़्यादा मजबूत होंगे। और यहाँ पे देखो ये बोला भी गया है, इस रूट के ऑपरेशनल होने की वजह से इंडिया और रशिया के बीच जो मैरीटाइम ट्रेड है वो $11 बिलियन से बढ़ के 2025 आते आते $30 बिलियन तक हो जाएगा। इसके बाद आर्टिकल में बोला जाता है, आज भी देखो इंडिया जो डिफेंस इंपोर्ट करता है ना, ऑलमोस्ट 60 से लेके 70% के बीच तो रशिया से इंपोर्ट करता है। इंदिरा मैरीटाइम एक्सरसाइज होती है इंडिया और रशिया के बीच 2003 से होती आई है। दोनों देशों ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल को डेवलप किया है। इसके अलावा देखो बेशक आज के समय में इंडिया फ्रांस और यूएसए के साथ न्यूक्लियर डोमेन में डील कर रहा है, बट रशिया पहला वो देश था जिसने इंडिया के साथ एंगेज किया न्यूक्लियर डोमेन में। रशिया के पास कॉन्ट्रैक्ट है इंडिया के कुडनकुनल में 10 न्यूक्लियर पावर यूनिट्स इस्टेब्लिश करने का। इसके अलावा चक्रा जो न्यूक्लियर सबमरीन है वो रशिया ने इंडिया को लीज पर दी थी। ऐसे ऐसे देखो अनेकों एग्जाम्पल्स हैं जो रशिया और इंडिया के बीच कोऑपरेशन को दर्शाते हैं। रशिया और इंडिया दोनों मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर चाहते हैं। दोनों नहीं चाहते कि कोई एक देश पूरी दुनिया में अपनी मनमानी करे। दोनों देश चाहते हैं वर्ल्ड जो है वो मल्टीपोलर होना चाहिए, यानी कई सारी पावर्स होनी चाहिए, एक बैलेंस इस्टेब्लिश होना चाहिए। लेकिन यूएसए और चाइना ये देश नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि हम ही सुपर पावर हों और सारे देश हमारी बात माने। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल जुडिशरी की फंक्शनिंग से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो पिछले कुछ सालों में जुडिशरी ने कई सारे वर्डिक्ट्स काफ़ी अच्छे दिए हैं। खास करके बात करें सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में वर्डिक्ट दिया, राइट टू प्राइवेसी जो है वो अब एक फंडामेंटल राइट है। 2017 के पुट्टास्वामी केस की जजमेंट के अनुसार जो दो अडल्ट्स के बीच जो सेम सेक्स के हैं, जैसे एलजीबीटी कम्युनिटी से हैं, उनके बीच कंसेंट से अगर सेक्सुअल रिलेशंस इस्टेब्लिश होते हैं तो इसे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट के थ्रू डीक्रिमिनलाइज कर दिया। और ट्रांसजेंडर पर्सन्स को भी थर्ड जेंडर के तौर पर रिकॉग्नाइज किया सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट के थ्रू। इसके अलावा ट्रिपल तलाक को भी स्ट्राइक डाउन कर दिया। तो ऐसे ऐसे काफ़ी प्रोग्रेसिव जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं पिछले कुछ सालों में। लेकिन देखो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, ऐसे केसेस हैं जिनको लेके सुप्रीम कोर्ट का जो ट्रैक रिकॉर्ड है बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है। मतलब वो केस कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं, वो हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन 25 ऐसे केसेस देखो पेंडिंग हैं। 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने 5 केसेस पेंडिंग हैं सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस की बेंच के सामने, और 5 केसेस पेंडिंग हैं सुप्रीम कोर्ट की 9 जजेस की बेंच के सामने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर रहा है इन केसेस से संबंधित, मतलब सुनवाई भी नहीं चल रही है काफ़ी सालों से। जैसे देखो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में आया था। इसके तहत आपको पता है बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अगर इन देशों से मुस्लिम्स भागकर इंडिया में आते हैं तो उनके लिए सिटीजनशिप लेना आसान नहीं है। लेकिन दूसरी कम्युनिटीज़ के लोग भागकर इंडिया में आते हैं तो उनके लिए इंडिया की सिटीजनशिप लेना आसान है। तो इस एक्ट के अगेंस्ट काफ़ी सारी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई थी, लेकिन वो सारी पेंडिंग है। 2 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर रहा है उन केसेस की सुनवाई को लेके। दूसरा, जम्मू एंड कश्मीर में स्पेशल स्टेटस रिवोक किया गया, उसके बाद काफ़ी सारी पिटीशंस गई सुप्रीम कोर्ट में, तो उन पर भी मामला लटका हुआ है, सुनवाई भी नहीं स्टार्ट हुई है। देखो मामला जो वर्डिक्ट है वो स्पेशल स्टेटस के पक्ष में आए या फिर खिलाफ आए, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट केसेस को पेंडिंग रखना ये सही नहीं है। तीसरा केस बताया जाता है ईडब्ल्यूएस से संबंधित। ईडब्ल्यूएस कम्युनिटी को 10% रिजर्वेशन मिला था, आपको पता है। 5 अगस्त 2020 से लेकर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में। इसके बाद चौथा मामला है डिमोनेटाइजेशन से संबंधित। कितना पुराना हो गया डिमोनेटाइजेशन से संबंधित मामला। सोशल ऑडिटिंग से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक और इवन जीएस पेपर 4 से भी इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल देखो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले आप मुझे ये बताइए सोशल ऑडिटिंग का मतलब क्या है। सोशल ऑडिटिंग का सिंपल मतलब देखो ये है, जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं या फिर गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उन्हें एसेस करना, उन्हें एग्जामिन करना, लेकिन पोटेंशियल बेनिफिशरीज की सहायता से। मान लीजिए सरकार ने मनरेगा स्कीम को लॉन्च किया है,
अब देखो, किसी गांव में पंचायत सेक्रेटरी के द्वारा कहा गया कि हमने 10 करोड़ रुपए खर्च किए हैं एक साल में मनरेगा स्कीम के ऊपर, लेकिन मनरेगा स्कीम के जो बेनिफिशरीज हैं उस गांव में, उनकी सहायता से एसेस करना क्या वास्तव में पंचायत सेक्रेटरी के द्वारा बोला गया है कि इस गांव में मनरेगा स्कीम के अंतर्गत 10 करोड़ रुपए जो खर्च किए हैं वो सही है या फिर नहीं है। पेपर में जो डेटा दिया हुआ है वो कितना इत्तेफाक रखता है ग्राउंड रियलिटी से। दोनों डेटा को मैच करना, ग्राउंड रियलिटी है क्या और पेपर में क्या डेटा है, लेकिन इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना पोटेंशियल बेनिफिशरीज की सहायता से। पोटेंशियल बेनिफिशरीज कौन? जो स्कीम के लाभार्थी हैं, क्योंकि देखो उनको तो सारा पता होता है ना। पंचायत सेक्रेटरी अगर कहता है कि हमने एक साल में 10 करोड़ रुपए मनरेगा पे खर्च किए हैं, तो मनरेगा वर्कर बोलेगा अरे भैया क्यों झूठ बोल रहे हो, 10 तो वर्कर है मनरेगा के और आप एक साल में 10 करोड़ रुपए कैसे खर्च कर सकते हो? तो घोटाले का पता लग जाएगा। ये है सोशल ऑडिटिंग। सोशल ऑडिटिंग काम कैसे करती है? देखो, किसी स्कीम से संबंधित रिकॉर्ड्स को रखा जाता है ग्राम सभा के सामने। ग्राम सभा, एक गांव में देखो जितने भी वोटर्स हैं उनके ग्रुप को कहा जाता है ग्राम सभा। तो ग्राम सभा के आगे डेटा रखा जाता है किसी स्कीम से संबंधित, तो लोगों को सारी जानकारी होती है गांव में क्या कुछ हुआ है। अगर पेपर में कुछ डेटा अलग है तो ग्राम सभा में बैठे लोग बता देंगे कि नहीं, जो डेटा दिया गया है वो गलत है, सरकारी डेटा गलत है, ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग है। लेकिन एक क्वेश्चन आपके मन में शायद आया हो, देखो बहुत बार जो सरकारी डेटा होता है उसमें काफ़ी डिफिकल्ट टर्म्स होती हैं और गांव में जो लोग हैं उनको वो डिफिकल्ट टर्म्स समझ में आएंगी नहीं। तो इसलिए ग्राम सभा में कम से कम कुछ लोग तो ऐसे होने चाहिए ना जिनको सोशल ऑडिटिंग के बारे में पूरी जानकारी हो, उनको पता हो कि सरकारी डेटा होता किस प्रकार से है, सरकारी टर्म्स का मतलब क्या है। अगर ग्राम सभा में कुछ लोगों को ये सब टर्म्स का मतलब पता होगा तो सोशल ऑडिटिंग की जो ये प्रथा है, प्रोसेस है, वो और भी ज़्यादा इफेक्टिव होगी। तो इसके लिए है सोशल ऑडिट यूनिट। विभिन्न इलाकों में सोशल ऑडिट यूनिट इस्टेब्लिश की जाती हैं। सोशल ऑडिट यूनिट क्या करती हैं? गांव के कुछ लोगों को ट्रेन करती हैं, उनको ट्रेनिंग देती हैं। सोशल ऑडिट यूनिट्स गांव के कुछ लोगों को उनको बताया जाता है स्पेशली कि सोशल ऑडिटिंग की प्रोसेस ऐसे होती है, सरकारी डेटा इस प्रकार का होता है, आप इस प्रकार से ग्राउंड रियलिटी से मैच करो सरकारी डेटा को। अगर देखो कुछ लोग स्पेशल ट्रेनिंग हासिल करके ग्राम सभा में बैठेंगे तो उनको ज़्यादा समझ होगी, वो कोई घोटाला होगा तो उसे पकड़ पाने में ज़्यादा सक्षम होंगे। तो ये हमने कुछ बेसिक्स डिस्कस किए। आर्टिकल में कहा जाता है, सबसे पहले देखो सोशल ऑडिट के लिए लॉ बनाया गया था 2005 में। उसके बाद पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और वेरियस मिनिस्ट्रीज ने बहुत सारी स्कीम्स के लिए सोशल ऑडिटिंग को अनिवार्य किया है। सोशल ऑडिटिंग के देखो फायदे भी बहुत सारे हैं। एक तो लोगों को अपने अधिकारों का पता लगता है, ट्रांसपेरेंसी आती है तो करप्शन कम होता है, स्कीम की इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन होती है। इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन होगी तो आउटकम भी इंक्रीज होगी, गरीबी दूर होगी, बहुत सारे फायदे होते हैं सोशल ऑडिटिंग के। और सोशल ऑडिटिंग के लिए स्टैंडर्ड्स क्या होंगे उनको डिफाइन किया गया है कैग और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा मिलके। मतलब किन पैमानों पर सोशल ऑडिटिंग की जाएगी उनके लिए स्टैंडर्ड्स निर्धारित करके रखे हैं कैग ने और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने मिलके। लेकिन हाल ही में क्या हुआ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज ने एक सर्वे कंडक्ट किया ताकि ये पता लगाया जा सके कैग और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा सोशल ऑडिटिंग के लिए जो स्टैंडर्ड्स जारी किए गए हैं क्या उस स्टैंडर्ड के हिसाब से सोशल ऑडिटिंग हो भी रही है क्या फिर नहीं हो रही है। तो इस इंस्टीट्यूट ने अपनी सर्वे में यह पाया कि कैग और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के जो स्टैंडर्ड्स हैं सोशल ऑडिटिंग के लिए उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है ग्राउंड स्तर पर। सबसे पहला बेसिक स्टैंडर्ड देखो ये है, सोशल ऑडिट यूनिट्स का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आंकड़ों में पाया गया 26 स्टेट्स में सोशल ऑडिट यूनिट्स इस्टेब्लिश की गई हैं, 5000 फुल टाइम स्टाफ को अपॉइंट किया गया है, 4200 लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। ये सब कुछ हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन सोशल ऑडिट यूनिट की इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी भी बहुत सारे स्टेट्स में सोशल ऑडिट यूनिट को सैंक्शन लेना पड़ता है इंप्लीमेंटिंग एजेंसी से। सोशल ऑडिट यूनिट के डायरेक्टर की जो अपॉइंटमेंट है उसके लिए टैक्स स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है काफ़ी सारे स्टेट्स में। बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहां पर सोशल ऑडिटिंग बहुत ही कम हुई है और कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर सोशल ऑडिटिंग के लिए इनफ स्टाफ नहीं है। 2016-17 से लेकर 2017-18 का डेटा ये शो करता है अभी तक सिर्फ 13 सोशल ऑडिट यूनिट्स ने
ग्रेवेंसेस को रजिस्टर किया है, यानी स्कीम्स की इंप्लीमेंटेशन में जो इरेगुलरिटीज हैं, अनियमितताएं हैं, उनको डिटेक्ट किया है सिर्फ 13 सोशल ऑडिट यूनिट्स ने, जबकि 26 स्टेट में सोशल ऑडिट यूनिट इस्टेब्लिश हो चुकी हैं। सोच के देखिए, बाकी 13 स्टेट में तो सोशल ऑडिट यूनिट कुछ कर ही नहीं रही हैं, और इन 13 सोशल ऑडिट यूनिट्स ने जिन्होंने इरेगुलरिटीज को पकड़ा, ऑलमोस्ट 281 करोड़ की इरेगुलरिटीज को पकड़ा। बहुत ही बड़ी रकम है, लेकिन कुछ नहीं किया गया सरकार के द्वारा। अगर देखो, इन्होंने इतने ज़्यादा करप्शन को पकड़ा था तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए था ना, लेकिन इनकी रिपोर्ट पर एक्शन ज़्यादा कुछ खास लिया नहीं गया। बहुत ही कम अमाउंट को रिकवर किया गया है, और जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं करप्शन के लिए, उनके खिलाफ भी एक्शन नहीं लिया गया। तो इस प्रकार से हमने कुछ कमियों की बात की सोशल ऑडिटिंग प्रोसेस में। अब बात करते हैं वे फॉरवर्ड की, क्या सजेशन देते हैं राइटर। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि देखो, जिस मशीनरी की सहायता से मनरेगा की सोशल ऑडिटिंग होती है, उसी मशीनरी की सहायता से नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की भी सोशल ऑडिटिंग होनी चाहिए। लेकिन अभी तक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की सोशल ऑडिटिंग स्टार्ट नहीं हुई है, पैसों की कमी की वजह से फंड्स उपलब्ध नहीं हैं। तो सजेशन दिया जाता है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पैसा दे सोशल ऑडिट यूनिट्स को, ताकि सोशल ऑडिट यूनिट्स नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की सोशल ऑडिटिंग को करवा सकें। इसके बाद राइटर के द्वारा कहा जाता है सोशल ऑडिट यूनिट्स इंडिपेंडेंट गवर्निंग बॉडी होनी चाहिए और इनके पास प्रॉपर स्टाफ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सोशल ऑडिट यूनिट्स के पास स्टाफ की कमी है। इसके अलावा इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज, यानी वो एजेंसीज जो किसी स्कीम को इंप्लीमेंट कर रही हैं, वो एजेंसी सोशल ऑडिटिंग के लिए सपोर्टिव होनी चाहिए, यानी बल्कि इन एजेंसीज को समर्थन करना चाहिए सोशल ऑडिटिंग का। अगर देखो, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी ने कोई गड़बड़ी की है तो वो एजेंसी क्यों चाहेगी कि सोशल ऑडिटिंग हो? सोशल ऑडिटिंग होगी तो उस इंप्लीमेंटिंग एजेंसी की गलती पकड़ी जाएगी ना। तो सरकार को कुछ ऐसा तरीका निकालना चाहिए कि इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज पूरा सपोर्ट करें सोशल ऑडिटिंग को। लास्ट में एक रियल टाइम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए, मतलब कोई वेबसाइट हो, वेबसाइट पे सारा डेटा उपलब्ध हो कि इस गांव में इस दिन सोशल ऑडिटिंग हुई, यानी ग्राम सभा की मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई और वहां पे सोशल ऑडिटिंग हुई, फाइंडिंग्स ये निकली और उसके बाद ये एक्शन लिया गया, इतने का करप्शन निकला या फिर नहीं निकला, सारा का सारा डेटा पब्लिक डोमेन में उपलब्ध होना चाहिए। ट्रैकिंग के लिए एक रियल टाइम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया सोशल ऑडिटिंग के बारे में। क्वेश्चन बहुत सिंपल है जो आपको अटेम्प्ट करना है, सोशल ऑडिट है क्या और ऐसा क्यों कहा जाता है कि वेरियस स्टेप्स उठाने की आवश्यकता है अगर सोशल ऑडिट को स्ट्रेंथन करना है। तो 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। चलते हैं, तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।